जय हिंद साथियों। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो जीके की वन स्थिति रिपोर्ट पर। ये हमारा वर्तमान में करंट का मुद्दा तो है ही है, साथ में हमारा बेस वाला आधार वाला भी मुद्दा है, तो हम लोगों को दोनों स्थितियां समझनी है। लेकिन इसके पहले मैं एक आप लोगों से, जितने भी हमारे साथी मुझे फॉलो करते हैं क्लास में, जिसके पास भी यदि सेकंड पेपर के प्रीवियस ईयर का जो 2024 में जिस स्तर का उन लोगों ने साइकोलॉजी के प्रश्न डाले थे 8 से 10, यदि वो किसी के पास उपलब्ध हो या किसी को 1 या 2 प्रश्न भी याद हो पिछले वाले, तो वो जरूर मुझे या तो व्हाट्सएप में या कमेंट में ऐसा कोई प्रश्न जरूर मुझे भेज देना। क्योंकि मैं जो साइको वाला हूं, मैं सोच रहा हूं कि जो भी प्रश्न जिस स्तर के पूछे गए हैं मैं उस स्तर की क्लासें साइको की पहले खत्म कर दूं। बाकी जो हम लोगों की दृष्टिकोण विकास वाली समझदारी वाली क्लास है वो मैं फिर पीछे ले लूंगा। तो जिस भी मित्र हमारे साथी के पास यदि 8 से 10 जो भी प्रश्न, किसी को भी कोई भी प्रश्न यदि याद आता हो तो प्रश्न बस और ऑप्शन भी शायद कोशिश करना है कि ऐसे ऐसे ऑप्शन उन लोगों ने रखे थे, तो वो मुझे जरूर या तो पर्सनल नंबर पर आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं या कमेंट में नहीं कर सकते हैं। तो ये जरूर आप मदद करिएगा कि इससे आप लोगों का ये फायदा हुआ कि मैं वो क्लासें पहले ले लूंगा जो साइकोलॉजी की हम लोगों को सेकेंड पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न, या आगे भी पूछे जा सकते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट पर हम लोग, ये बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है, पहले एक आप लोगों को समझना है। और इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, देखो प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं, ये जो भी इस वर्ष भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को सबको पता है कि वनों से कैसे प्रश्न बनते हैं। हम वो हर चीज जान लेंगे इस वाली रिपोर्ट में। मैंने आप लोगों से बताया था कि हम लोग जो भी क्लास लेंगे इतनी महत्वपूर्ण होगी क्लास, लेकिन जो भी मेरी क्लास लेता हो वो ईमानदारी से सारी क्लास फॉलो करेंगे यदि जीके के, तो आप लोग से लगभग 30+ क्वेश्चन आराम से आप बन सकते हैं। तो हम लोग आएंगे, देखो वन स्थिति रिपोर्ट ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है और हमारे भारत में 2 वर्षों में जारी की जाती है, लेकिन इस बार दिसंबर 2024 में जारी की गई है। रिपोर्ट 2023 की है, पिछली रिपोर्ट 2021 में आई थी। वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है और इसके हमारे मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव साहब। ये 2 चीजें याद यदि रख लें तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा हमारी ज्ञान के लिए वृद्धि होगी। अब आते हमारे 2024 में रिपोर्ट आई है दिसंबर में, तो ये हमारे लिए करंट का ज्यादा चर्चा वाला विषय है, इसलिए हमको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये वन स्थिति रिपोर्ट 1987 से आना शुरू हुई है, ये याद रख लेंगे। यदि पूछ ले कि हमारे यहाँ वन रिपोर्ट कब से प्रारंभ की गई, तो 1987 से। ये रिपोर्ट कौन सी है? 18वीं रिपोर्ट। देखो ये कुछ भी पूछ सकते हैं, कब से शुरुआत हुई, कौन सी रिपोर्ट जारी की गई, तो 18वीं रिपोर्ट, ठीक है। लास्ट अभी 2023 की रिपोर्ट है। अब आ जाती है रिपोर्ट, हमारे यहाँ पे एक अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम एक्ट 1980। इस एक्ट के आधार पर सारी जितने भी हमारे यहाँ वन संरक्षण के नियम बनाए जाते हैं, इसके आधार पर आपने 1972 का मैं पिछली बार पढ़ा चुका हूँ, टाइगर प्रोजेक्ट में 1973 वाला, तो ये आप लोगों को सारी जानकारी होगी। और जिसने भी मेरी पिछली क्लास की होगी वो जरूर हमारी 1972 वाला एक्ट भी जानता होगा, 1973 वाला भी है। तो मैं अब उस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप यदि मेरी क्लास परमानेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर करना है और उससे जानकारी। फिर मैंने बोला कि ऐसी क्लासें लूंगा मैं जो एक दूसरे से जुड़ रही हो, वो आपको लंबे समय तक याद रह सके, इसलिए मैं ऐसी क्लासें जोड़ कर ले रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग, अब हमारे यहाँ इस बार सरकार ने थोड़ी चालाकी की है, और पिछली बार हमारे यहाँ पे वनावरण की रिपोर्ट जारी होती थी, लेकिन इस बार सरकार ने थोड़ा होशियारी कर वनावरण प्लस वृक्षावरण, ये शब्द नया जोड़ दिया गया है। तो इसको समझ लेंगे कि आखिर वनावरण क्या है और वृक्षावरण क्या है। देखो वनावरण वह क्षेत्र है
जो एक निश्चित क्षेत्र में एक बृहद भूभाग पर लगे हुए साथ में एकत्रित वन जो सरकार द्वारा संरक्षित किए जाते हैं, ये हो गया हमारा वनावरण। एक होता है वृक्षावरण, ये एक हेक्टेयर से कम भूमि पर लगे हुए वन या एक विस्तृत सीमा पर, मान लेते हैं कि एक वन आपके यहाँ आसपास मकानों के पास या कहीं शहरों में, तो वो उन सारे वनों की काउंटिंग उसको वृक्षावरण के अंतर्गत लाया जाता है। तो ये दो चीजें हैं। अब दोनों की स्थिति रिपोर्ट हमारे यहाँ पे आई हुई है। तो वनावरण, पहले बात तो हमारा वनावरण और वृक्षावरण का जो पूरा है 8,27,367 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ये इतने क्षेत्रफल पर हमारे यहाँ पे वनावरण और वृक्षावरण है। अब इसको मैं अलग अलग करके भी बताऊंगा कि वनावरण कितना है और वृक्षावरण में आपके फैले हुए वृक्ष प्लस झाड़ियां जो छोटी छोटी, यदि आप सामान्य जीवन और गांव से संबंध रखते हो तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई छोटे छोटे जंगल होते होंगे, वहां झाड़ियां आ रही है, तो वो सारे वृक्षावरण में आते हैं। ये हमारे यहाँ 25 जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, उसमें 25.17 इतने % पर हमारा वनावरण और वृक्षावरण है। लेकिन यदि हम लोगों को वनावरण स्पेशली देखना है तो 21.76% पर है और वृक्षावरण जो हमारा है वो 3.41% पर है। तो ये यदि आप लोगों से पूछा जाए कि वनावरण कितने भौगोलिक क्षेत्र पर है हमारे देश में, तो आप बता सकते हैं कि 21.76। ये विशेष ध्यान रखना। शायद ये फंसाने के लिए आपको ये डेटा भी रख सकता है और ये डेटा भी रख सकता है 25 वाला। तो हमारे यहाँ वन क्षेत्र तो 21.76 लगभग मान लेते हैं 22.5%, और जो वृक्षावरण है वो 3.5% के आसपास है। तो वनावरण यदि पूछा जाए आपसे तो आप ये रखेंगे, यदि वनावरण और वृक्षावरण है तो आप 25 एक साथ रखेंगे। ये विशेष तौर पर याद रख लेना है। अब हमारे यहाँ जो कुछ प्रदेशों में बदलाव हुआ है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र पर हमारे यहाँ कहाँ सबसे ज्यादा वन है और अभी वर्तमान में किन किन राज्यों में ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ देखने को मिला है, तो उनका तो हम लोगों को नाम जानना बहुत जरूरी है। और हमारे देश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं, बस यही 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। ये आपसे बन जाना चाहिए मेरी क्लास के बाद, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो वृक्ष में वृद्धि हुई है वनावरण में, वो हुई है बांस में। इसका 5227 वर्ग किलोमीटर में बांस लंबी घास कहा जाता है अन्य देशों में, लेकिन हमारे यहाँ बांस आप लोगों ने देखे होंगे कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में टोकरी लगती है, वो बांस की ही बनाई जाती है। और वहाँ पे यहाँ बैम्बू भी बोला जाता है कहीं कहीं किसी क्षेत्र में, वो आपके क्षेत्र में जो भी बोला जाता है वो तो आप देख लेना। बाकी 5227 वर्ग किलोमीटर की सबसे ज्यादा वृद्धि बांसों के क्षेत्र में हुई है। तो अब हम लोगों को कुल वृद्धि कितनी हुई है 2021 में, देखो द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, एक आई थी 2021 में, अब ये 2023 की रिपोर्ट है, लेकिन 2024 दिसंबर में पब्लिश हुई है। कुल हमारा जो एरिया बढ़ा है वो बढ़ा है 1445 वर्ग किलोमीटर, ये वृद्धि हुई है हमारे यहाँ पे। सबसे ज्यादा किन राज्यों में वृद्धि हुई है अब हमको वो देख लेना है। देखो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ ने, फिर दूसरे पर किया है यूपी ने, फिर ओडिशा ने और फिर राजस्थान ने। ये मतलब इनके यहाँ पर कम भौगोलिक क्षेत्र, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है हमारे यहाँ। यदि पूछा जाए आपसे कि सबसे ज्यादा किस राज्य में वनावरण या वृद्धि की है इस वर्ष, तो आप छत्तीसगढ़ का राज्य, और छत्तीसगढ़ आप कोयला में भी आप लोगों ने उसने स्थान प्राप्त कर लिया है। पिछली क्लास यदि जिसने देखी हो तो उसको पता होगा। छत्तीसगढ़ ने लगभग 684 वर्ग किलोमीटर एरिया में अपने वनों में वृद्धि की है। यूपी ने 559, उड़ीसा ने 559 और राजस्थान ने 394।
वर्ग किलोमीटर ये आप लोग लगा लेना, इतनी में वृद्धि हुई है। अब हम आप लोगों को एक जरूरी और बात जानना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश में कौन से राज्यों में वन है, याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वनावरण या वन क्षेत्र है वो है एमपी में, दूसरा हमारा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। ये याद रखना है। सबसे ज्यादा वन हमारे देश में मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में। अब यदि आप लोग ये बहुत कुल भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सबसे ज्यादा वन, तो वो आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखना है कि हमारे यहाँ कहाँ है। कुल के आधार पर जैसे कुल भौगोलिक क्षेत्र में हम लोगों को लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप में लगभग 91% कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन है, इसमें लगभग 85%, और अंडमान निकोबार में लगभग 81% कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन है। तो आपको कुल भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सबसे ज्यादा हमारे वन 91% लक्षद्वीप पर, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनावरण क्षेत्र है हमारा, लक्षद्वीप में प्रतिशतवाई सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग हमारे यहाँ भारत देश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं और कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं, ये आप लोगों को समझना है। मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ, यदि आपको ये समझ में आता है तब तो ठीक है, नहीं तो वनों के कुछ ऐसे नाम होते हैं कि आप लोगों को जितनी बार भी आप पढ़ेंगे उतनी ही आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा होगी। ठीक है, तो इसको देख लेना है। देखो हमारे यहाँ पे मुख्यतः 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब उसी के आधार पर आप प्रत्येक प्रकार के वन का एक एक दो भागों में बंटवारा होता है, तो वो हम लोगों को जाना नहीं है। आपको जिस स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा वो मैंने बता दिया। मैंने ये पॉइंट बताए इस पर और 3 पॉइंट पीछे 5 पॉइंट बताए हैं। अब आते हैं हम लोग कितने प्रकार के भारत में। पहले तो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं सदाबहार वन। ठीक है, इनको उष्णकटिबंधीय, शीत उष्णकटिबंधीय, ठीक है, ये बोलते हैं। मैं इसके नाम दोनों के जितने के अलग अलग हैं, इसमें आप कंफ्यूजन में ना हो वो मैं लिख दूंगा। अब बोलते हैं पर्णपाती वन, पर्णपाती, और इसका दूसरा नाम है मानसूनी वर्षा वन। एक तीसरे प्रकार के जो हमारे हैं वो है पर्वतीय वन, चौथा जो तीसरा, वो दूसरा, तीसरा, चौथा, अब ये है डेल्टाई, और एक अंतिम प्रकार के जो बच जाते हैं वो कांटेदार। या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। यही इसी नाम में आप लोगों को कंफ्यूजन होना है, इसलिए मैं ये नाम नहीं लिख रहा हूं। मैं केवल जब कोई मैं वृक्ष समझाऊंगा तो उसके साथ में मैं लिख दूंगा कि इसका नाम ये है। ये हमारा उष्णकटिबंधीय, एक शीतोष्णकटिबंधीय, इन लोगों के नाम सदाबहार वन, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो इनकी खूबियां जानने के कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और ये 200 सेंटीमीटर जहां प्लस वर्षा होती है वहां ये शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब ये कहाँ होती है तो ये समझ लेना है हमको। ये पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, जहां ये हमारे असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल यहाँ पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत, और अंडमान निकोबार। ठीक है, अब पर्वतीय वन जिनको मानसूनी वन बोलते हैं,
ये पाए जाते हैं हमारे हिमालय की तलहटियों में। आप इस जिस वाले सेकंड वाले नामों पर कंफ्यूज होंगे, ये बात याद रखना है मेरी। मैंने आपको इसीलिए बताया कि ये सदाबहार वन को आप बोलेंगे आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। इसको कांटेदार उष्णकटिबंधीय वन, इसी में आप लोगों को कंफ्यूजन होना है। तो ये नाम मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन आप वो लिख लेना अलग अलग प्रकार से। यदि केवल आपको यदि विशेष तौर पर याद रखना है तो सदाबहार, पर्णपाती, पर्वतीय वन, डेल्टाई वन, कांटेदार उष्णकटिबंधीय वन, ये यदि याद रख लेते हैं तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। अब इनको आप धीरे धीरे से यदि बदल लेते हैं कि सदाबहार वन को हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो ये आप लोग याद रख ले, तो फिर वही ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है। अब हमारे आते हैं पर्णपाती वन। ये कहाँ पाई जाती है? हिमालय की तलहटी में, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ये हम वो पर्णपाती वन। अब पर्वतीय वन हमारे कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वन संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में। जो आपने शंकुधारी देखे होंगे तो इसका ये भी 200 सेंटीमीटर, ये पर्णपाती वन है हमारे 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा में पाई जाती है। और जो पर्वतीय वन है 200 सेंटीमीटर, इसमें दो प्रकार के, एक 100 से 200 सेंटीमीटर और एक 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। तो पर्वतीय वन हिमालय क्षेत्र में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। यदि आप ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में कंफ्यूजन हो तो मैं समझा दूं। देखो पश्चिमी घाट जो हमारा है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये हमारा पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुछ भाग तमिलनाडु का, तो ये हमारा पूर्वी घाट है। तो इसमें मैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट बोलूं तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब मैं इनको मिटा रहा हूं, ये आसपास जो जानकारियां मैंने लिखी हैं। अब आते हैं हमारे डेल्टाई वन। ये डेल्टाई वन, सुंदरवन डेल्टा, ये आप लोगों ने मैंग्रोव वन नाम सुने होंगे काफी, तो इसको मैं आप लोग आज समझ लेना है। अब इसमें आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। देखो डेल्टाई वन जहां मीठा पानी और खारा पानी जहां मिलता है, अब ये कहाँ मिलेगा? जहां नदियां जो प्रवाह में पानी ले जाती हैं वो मीठा जल होता है, और समुद्र से जहां मिलती हैं नदियां वहां खारा पानी, तो वहां एक डेल्टा का निर्माण होता है। वो डेल्टाई क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं और उनकी सुंदरता, उन मैंग्रोव वनों का जो वृक्ष होते हैं मैंग्रोव, उनका की सुंदरता की वजह से, और उनका नाम सुंदरी वन, इस कारण उसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और सुंदरवन हमारा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ये याद रखना। अब कोई पूछे आपको मैंग्रोव वन कहाँ, सुंदरवन डेल्टा कहाँ, ठीक है, सुंदरी वृक्ष कहाँ, तो ये तीनों एक ही है। और किसी आधार पे आप पश्चिम बंगाल में, ये आपको जान लेना है। अब हमारे बच्चे हैं कांटेदार या उष्णकटिबंधीय। देखो आप उष्णकटिबंधीय कांटेदार बोलेंगे तो ये तभी आएगा, ये नहीं तो ये नहीं आएगा, ठीक है। इसका केवल हम लोग कंफ्यूजन होते हैं उष्णकटिबंधीय में। एक होता है उष्णकटिबंधीय, जैसे कांटेदार बोले तो ये लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा से कम में होंगे। अब एक आर्द्र उष्ण कटिबंधीय बोलेंगे हम लोग, तो ये 200 सेंटीमीटर जो सदाबहार वन आ जाती है। तो केवल इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, ये जरूर याद रखना। यदि उष्णकटिबंधीय तो आप समझ जाना है कि ये बिल्कुल कम पानी क्षेत्र में हो रहे हैं। यदि आर्द्र उष्णकटिबंधीय तो ये आप समझ जाना कि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा में हो रहे हैं। अब हम लोग कांटेदार और बचे हमारे, ये मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और हरियाणा, इन
राज्यों में पाए जाते हैं कांटेदार। और आपने मुख्यतः यदि आप लोग देखे होंगे तो इसमें कई हमारे यहाँ पे कई ऐसे क्षेत्र जहाँ 70 से और 50 से सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, तो उस क्षेत्र में ये कांटेदार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि सदाबहार वन किस क्षेत्र में, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, डेल्टाई वन और कांटेदार उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं। कहाँ क्या बदलाव हुआ है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा, किस राज्य में बने हैं हमारे, प्रतिशत के आधार पर जो कुल भौगोलिक क्षेत्र में वो कौन सा राज्य है पहले नंबर पर, वर्तमान में कौन सा है, किसने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये आपको याद रख लेनी है। कौन सी रिपोर्ट आई है, किस आधार पर ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, कौन सा मंत्रालय करता है, कौन हमारे उस मंत्रालय के मंत्री हैं। इन सारी यदि चीजें आप लोगों को याद रह जाती हैं तो इसके अलावा आरटीजीएसयू में कोई इस तरह इससे ज्यादा कोई प्रश्न बनने की संभावना है ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद।